हेलो व्यूवर्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी। इसका चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और आज का टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। माइंड और बिहेवियर को समझना। यू विल रिकॉल दैट साइकोलॉजी वाज वंस डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ द माइंड। जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा था कि साइकोलॉजी को हमने पढ़ा है, उसको डिफाइन किया गया था कि ये क्या होती है, माइंड, साइंस ऑफ द माइंड, कि माइंड का अध्ययन करना या माइंड का की जो साइंस है उसको समझना ही साइकोलॉजी था। फॉर मैनी डिकेड्स द माइंड रिमेन्ड ए टैबू इन psychology because it could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated। देखिए, हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है माइंड को, जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है माइंड को। अब माइंड के साथ समस्या क्या है कि जो साइकोलॉजी ने अपना टॉपिक रखा था माइंड, उसके साथ एक समस्या थी कि भाई पहली चीज तो ये कि इसको कंक्रीट रूप में डिफाइन नहीं कर सकते आप। कंक्रीट रूप में डिफाइन करने का मतलब क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है माइंड, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रेन जो होता है वो फिर भी दिखता है, तो वो एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रेन के अंदर माइंड कैसे काम कर रहा है या माइंड है कहाँ, वो समझा पाना मुश्किल होता है। तो कंक्रीट रूप है नहीं माइंड का। नंबर 2, माइंड जो है इसकी लोकेशन जो है वो इंडिकेटेड नहीं है सही तरीके से, कि ब्रेन की लोकेशन है लेकिन माइंड की लोकेशन कहाँ है, ब्रेन के अंदर या ब्रेन के बाहर है या अंदर है, वो क्लियर नहीं है। तो काफी सालों तक ये समस्या रही कि साइकोलॉजी ने ये तो कह दिया कि हम माइंड का अध्ययन करेंगे, लेकिन समस्या ये रही कि भाई माइंड जो है वो एक कंक्रीट बिहेवियरल टर्म इसको नहीं समझाया जा सकता था। नंबर 2, इसकी लोकेशन जो थी वो भी क्लियर नहीं थी। If the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose। कहता है कि वापस माइंड जो टर्म है उसको साइकोलॉजी में, क्योंकि ये शुरुआत इससे हुई थी लेकिन फिर ये खो गया था ये कॉन्सेप्ट, और फिर से इसको वापस साइकोलॉजी में लाने का जो श्रेय है वो जाता है न्यूरो साइंटिस्ट स्पेरी के द्वारा और फिजिसिस्ट है पेनरोज। इन लोगों के द्वारा इनको ये क्रेडिट जाता है कि ये वापस से जो है क्या लेके आए, माइंड को साइकोलॉजी के अंदर लेके आए। अब वो कैसे लेके आए हैं वो हम देखेंगे यहाँ लास्ट में, जब हम पढ़ेंगे तब उस समय देखेंगे। Who have given it the respect which it deserved and now has। उन्होंने, इन जो ये लोग थे स्पेरी और पेनरोज, इन लोगों ने इसको रिस्पेक्ट दी, वो रिस्पेक्ट जो इनको आज मिली हुई है, जिसको ये डिजर्व करते हैं। माइंड जो है, जिस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जिस इज्जत को डिजर्व करता है वो इन्होंने इसको दी। देयर आर साइंटिस्ट्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स including psychology who think that a unified theory of the mind is a possibility although it still is far away। कहता है कि और जो साइंटिस्ट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे साइकोलॉजी के साइंटिस्ट है या मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साइंटिस्ट भी और साइकोलॉजी के जो साइंटिस्ट है वो भी, ये सब क्या मानते थे, माइंड को की एक यूनिफाइड थ्योरी मानते थे। क्या मानते थे ये कि माइंड एक होता है ना, ये यूनिफाइड है, यानी कि एकात्मक सिद्धांत है माइंड का। तो ऐसा ये मानते थे कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि माइंड एक ही चीज होती है, लेकिन आजकल देखते हैं तो पाया जाता है कि भाई ऐसा नहीं है ना, यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। तो एक्चुअली है क्या माइंड, ये समझना पड़ेगा हमें। तो व्हाट इज माइंड? यूनिफाइड थ्योरी का मतलब है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा और बता देते हैं। यूनिफाइड का मतलब क्या है कि माइंड जो है वो अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है ना, ऐसा सोचा जाता है। या अभी भी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक मन है और वही उसी के कारण हम सोच पा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई एक सिद्धांत नहीं है। और यही आप पढ़ोगे इंटेलिजेंस वाले चैप्टर के अंदर, ये थ्योरी होती है हमारी, है ना। तो माइंड जो है कोई एक इंडिविजुअल या एक यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं है, ये इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या है माइंड। तो व्हाट इज माइंड? इज द सेम एज ब्रेन। क्या माइंड ब्रेन के जैसा ही है? इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। ये बात सही है कि माइंड एग्जिस्ट नहीं करता बिना ब्रेन के, यानी कि ब्रेन है तो उसी के अंदर का ही क्या है, माइंड हम मानते हैं, क्योंकि ब्रेन एक तरीके से हार्डवेयर है और माइंड उसका क्या है, सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हैं। बट माइंड इज ए सेपरेट एंटिटी। कहता है कि है तो वो ब्रेन में है ना, ब्रेन के सिवाय उसको सोचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी माइंड ब्रेन से थोड़ा अलग है, उससे अलग एंटिटी है।
This can be appreciated on account of several interesting cases that has been documented. कहता है इस चीज को जानने के लिए हमने क्या किया भाई, कुछ केसेस देखे, केस स्टडी की जाती है चीजों को अच्छे से समझने के लिए। तो ये कहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हमने डॉक्यूमेंट किए तो पता चला ये चीजें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे some patients whose occipital lobes which are responsible for vision। चलो यहां से पता चला कि occipital lobe जो होती है ब्रेन की, वो किसके लिए काम करती है, जो हम देखते हैं चीजों को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है occipital lobe। वर सर्जिकली रिमूव्ड हैव बीन फाउंड टू बी रेस्पॉन्डिंग करेक्टली टू लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके ब्रेन के अंदर से ओसिपिटल लोब जो है वो रिमूव कर दी गई है, निकाल ली गई है ना। अब ओसिपिटल लोब जो है वो क्या काम करती थी, वो काम करती थी विजन का, देखने से संबंधित जो भी काम होते थे ब्रेन के अंदर वो ओसिपिटल लोब करती थी। तो अब जब ये निकाल ली गई है तो क्या सही लोकेशन वगैरह जांच तो नहीं हो पाएगी, है ना, कि जो हम देखेंगे चीजें तो वो उसको हम अच्छे से लोकेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एन एमेच्योर एथलीट lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an arm and also continued to feel its movement। देखिए पहले एग्जांपल में यहां पर बताया गया था कि ओसिपिटल लोब अगर निकाल ली गई किसी की, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो विजुअल क्यूज दिए गए, है ना, विजुअल क्यूज दिए गए तो भी उस व्यक्ति ने जिसके ओसिपिटल लोब निकल चुकी थी उसने सही तरीके से रेस्पॉन्ड किया, सही लोकेशन बता पाया, सही तरीके से कॉन्फ़िगर कर पाया। मतलब इसका मतलब ये है कि जब ओसिपिटल लोब निकल ही चुकी है तो इसका ये होना चाहिए था कि वो कुछ ना बता पाए विजन से संबंधित, लेकिन वो व्यक्ति विजन से संबंधित चीजों के आंसर दे पाया विजुअल क्यूज देने पर। तो यहां पर किसने काम किया है, अब उसके अंदर ओसिपिटल लोब तो है नहीं, तो वहां पर हमारा माइंड एक्टिवेट हो गया था, माइंड ने कुछ कार्य ये बता पाया, माइंड ये सारी चीजें। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दिया गया यहां पर कि एक एमेच्योर एथलीट है जो क्या हो गया, उसकी आर्म जो है वो एक एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई है, यानी कि हाथ उसका कट गया है, बट कंटिन्यू टू फील एन आर्म। लेकिन वो हाथ कटने के बाद भी क्या होता है, वो व्यक्ति फील करता है उसकी आर्म को कि मेरा हाथ है, ऐसा उसको महसूस होता है। एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट, और जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो वैसी मूवमेंट वो अपने जो हाथ कटा हुआ था उसका जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है उसमें उसको मूवमेंट वो फील होती है। व्हेन ऑफर्ड कॉफी हिज फैंटम आर्म रीच्ड आउट ऑफ द राउट टू द कॉफी कप एंड व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड। कि जब उसके को कॉफी ऑफर करी जाती है तो उसका जो फैंटम आर्म है, फैंटम आर्म का मतलब है कि जो हाथ कटने के बाद जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है वो कॉफी की तरफ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉफी उठाने के लिए जा रहा है, और जब कोई उसको खींचता है तो वो प्रोटेस्ट भी करता है। ठीक है, देयर आर अदर सिमिलर केसेस डॉक्यूमेंटेड बाय न्यूरोसाइंटिस्ट, और ऐसे और भी कुछ केसेस जो है न्यूरोसाइंटिस्ट ने जो है वो डॉक्यूमेंटेड किए, यानी कि लिखे हैं, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस करके देखी थी कि भाई क्या ब्रेन ही काम करता है या ब्रेन के अंदर कोई और चीज पे जो काम कर रही है। तो इन्होंने पाया कि जब सोचने संबंधित देखने संबंधित चीजें गायब कर दी जाए, ओसिपिटल लोब भी गायब कर दी गई, तो विजन के प्रति भी माइंड ने कुछ कार्य कराए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि जब आपका एक ऑर्गन नहीं है तो फिर भी वो ऑर्गन ना होने के बावजूद भी जो बचा हुआ जो पार्ट है, फैंटम आर्म है, वो उस तरीके का ही काम कर रही है। A young man who suffered brain injury in an accident after he returned home from the hospital claimed that his parents had been replaced by their duplicates। कहता है कि एक बच्चा था, यंग मैन था, व्यक्ति था, उसको ब्रेन इंजरी हुई, और जब वो अपने घर पे आया हॉस्पिटल से इंजरी के बाद तो उसने कहा कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्या कर दिए गए हैं, रिप्लेस कर दिए गए उनके डुप्लीकेट से, कि ये उनके एक्चुअल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ब्रेन इंजरी हुई तो ब्रेन इंजरी के कारण हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई। अब याददाश्त तो चली गई है, एक हिस्सा कहता है कि याददाश्त चली गई है, वो सही तरीके से नहीं सोच सकता, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या, उसको आज भी याद है कि उसके पेरेंट ऐसे ही शक्ल के थे, है ना, बिहेवियर भूल गया उनका वो, लेकिन उनकी शक्लें तो याद है, क्योंकि तभी तो वो कह रहा है कि डुप्लीकेट है उनके। They were imposters, कहता है ये बहरूपिये हैं, ये इम्पोस्टर है। In each of these cases the person had suffered from damage of some part of the brain but his mind has remained intact। कहता है ऊपर जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हमने, इनसे पता चला कि जब ब्रेन को इंजरी हुई है ना, ब्रेन का कोई भी पार्ट अगर मान लो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसके बावजूद भी माइंड वहां पर क्या है, इंटरेक्ट करता हुआ पाया।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि माइंड कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो सीधा सीधा ब्रेन के ऊपर डिपेंड करे। ब्रेन के कुछ जगह पर अगर क्षति पहुंचती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से माइंड भी खत्म हो जाता है, सोचने समझने की पावर ही खत्म हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। किसी की याददाश्त जाती है तो वो कुछ चीजें भूल जाता है, लेकिन व्यक्तियों को पहचानना तो नहीं भूलता कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है ना, वो चीजें तो नहीं भूलता। वो क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वहां पर माइंड तब भी एक्टिवेट रहता है। तो इससे पता चला कि ब्रेन के अंदर तो है माइंड, लेकिन माइंड ब्रेन से थोड़ी सी अलग एंटिटी है, अलग चीज है। इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी कि एंड दे दैट दे वर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है कि पहले साइकोलॉजिस्ट ये सोचते थे कि जो माइंड है और जो बॉडी है ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, कि माइंड अलग काम करता है और बॉडी अलग काम करती है। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि यार बॉडी का एक ऑर्गन नहीं था, है ना, जैसे हाथ, वो जो फैंटम आर्म था, बॉडी का ऑर्गन तो कट गया था, लेकिन फिर भी माइंड के कारण क्या हो रहा है, वो रेस्पॉन्स तो अभी भी कर रहा था। Recent studies in affective neuroscience have clearly shown that there is a relationship between mind and the behavior. लेकिन आजकल की जो रिसेंट स्टडीज है न्यूरोसाइंस की, वो ये कहती है कि माइंड और बिहेवियर का क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है। इट हैज बीन शोन दैट यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस वन कैन ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन बॉडीली प्रोसेस। यहां पे कहा गया है कि भाई जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है बेटा, ये कहती है जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मोटिवेशनल लोग कहते हैं कि आप ऐसे तैयारी करिए कि आप एक टीचर बन गए, है ना, बनेंगे, 100% बनेंगे। आप विजुअलाइज कीजिए कि हाँ आप स्कूल में जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस लगेगी वहां, है ना, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऐसा विजुअलाइज करिए, हमेशा ऐसा विजुअलाइज करिए, ताकि आप क्या हो, वैसा विजुअलाइज करेंगे तो एक दिन वो चीज पक्का होगी। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड फीलिंग पॉजिटिव इमोशंस, और हमेशा क्या रखो, अपना पॉजिटिव इमोशन बनाए रखो कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन तो होना है ना, मेरा सिलेक्शन तो रुकेगा ही नहीं क्योंकि मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली विजुअलाइज करते हैं चीजों को और पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी वैसा ही सिग्निफिकेंट चेंज आता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तभी तो क्या होगे, आप 100% अपना मेहनत करके उस पढ़ाई में दे पाओगे, है ना, कि वो जो पढ़ाई कर रहे हो उसके प्रति 100% अपनी मेहनत कर पाओगे। कब? जब आप 100% सोच रहे होगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, तभी वैसी मेहनत कर पाओगे। तो ये कहते हैं कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक और पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं उनके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्निश साइकोलॉजिस्ट है कोई, हैज शोन दिस इन ए नंबर ऑफ स्टडीज विद हिज पेशेंट्स, कि ये जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और इस तरह की चीजें हैं, ये ऑर्निश ने अब स्टडी किया अपने पेशेंट्स के साथ। देखिए ऐसा होता ही है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही हम क्या हो जाते हैं, आधे ठीक तो वही हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है आधा ठीक होने का? क्योंकि हम विजुअलाइज करके चलते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंच गए तो अब क्या दवाई मिलेगी और हम ठीक हो जाएंगे। इतनी बार हमारे साथ ये चीजें घटी है, इसलिए हमें क्लियर होता है कि हाँ भाई अगर डॉक्टर के पास पहुंचे तो हम आराम हो जाएगा, और दवाई ले ली तो आप बिल्कुल ठीक हो ही जाते हो अप्रोक्सीमेट, चाहे वो दवाई कैसी ही क्यों ना हो। In these studies, a person with blocked arteries was made to visualize that blood was flowing through his blocked artery. कहते हैं ऑर्निश ने अपना एक्सपेरिमेंट किया अपने पेशेंट के साथ। उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज, अब आर्टरीज क्या होते हैं, तो आपने ब्लड वेसल्स पढ़े होंगे, आर्टरीज जहां से खून बहता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तीन हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो जो ये आर्टरीज थी वो क्या थी, ब्लॉक्ड थी। ब्लॉक्ड थी मतलब जैसे आपका जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें यही चीजें होती है कि जो हमारी आर्टरीज होती है इनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है, और ये हो जाती है ब्लॉक, और यहाँ से ब्लड के निकलने के लिए कम जगह बचती है। तो कहता है कि उनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड थी, लेकिन उनको विजुअलाइज कराया गया। विजुअलाइज मतलब उनको बार बार कहा गया, उनको समझाया गया कि भाई आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है, आपकी आर्टरी में खून तो सही तरह से बह रहा है, हाँ हो जाओगे ठीक, थोड़ी सी दवाइयां ले लो हो जाओगे ठीक, जबकि आर्टरीज ब्लॉक्ड थी। लेकिन वो बार बार कहा कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दो आप, है ना। अब वो ये विजुअलाइज उनको हो गया कि उनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में थी वो ब्लॉक्ड।
तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंट रिलीफ वाज ऑब्टेन्ड बाय दीज पेशेंट एज द डिग्री ऑफ ब्लॉकेज बिकेम सिग्निफिकेंटली लेस। तो बार बार जब उनको ये कहा गया कि आपकी आर्टरीज ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब आप अटैक से भूल जाओगे, अटैक वगैरह पड़ेगा आपको, ऐसा बार बार कराने से, ये प्रैक्टिस कराने से उनको क्या हुआ, रिलीफ हुआ, और उनकी जो आर्टरीज की ब्लॉकेज थी वो क्या हो गई, पहले के मुकाबले कम हो गई। use of mental imaginary, that is images generated by a person in his her mind, have been used to cure various kinds of phobia, irrational fearing of object and situations। कहता है यही जो टेक्निक है, जैसे कि क्या, मेंटल इमेजिनरी, यानी कि मेंटल इमेजिनरी मतलब इमेजेस बनाई जाए आपके दिमाग में, है नहीं इमेज वैसी, लेकिन आपके दिमाग में वैसी इमेज बनाई गई। तो लोगों के दिमाग में जब ऐसी इमेजेस बनाई गई, किसके लिए, कि उनको जो फोबियाज होते, जिस प्रकार से जिन चीजों से वो डरते थे, उन चीजों को क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके फोबियाज को कम करने के लिए, उनके डर को कम करने के लिए जो उनके दिमाग में इमेजेस बनाई गई, उससे क्या हुआ, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो ठीक हो गए, उनके फोबियाज खत्म हो गए। ए न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी has emerged which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system। तो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, डॉक्टर की जो मेडिकल लाइन होती है, उसमें एक नई टर्म बनाई गई, क्या, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम, जो हम कहते हैं कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता, और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, साइकोलॉजी का और न्यूरो का। न्यूरो का मतलब कि आपको सिग्नल्स ऐसे दिए जाएंगे, साइकोलॉजिकल सिग्नल्स, जो कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन लाते हैं, है ना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन लाते हैं, पॉजिटिव इमोशन लाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, आपका मेंटल जो इमेजेस है ना, वो डेवलप होती है पॉजिटिव, और जिससे क्या होते हो, आप ठीक हो जाते हो। तो ये टेक्निक जो है आज के समय डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका माइंड जो है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, चाहे कंडीशन वर्स्ट ही क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको ये बताया जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हो। इससे क्या होता है, हमारा माइंड ये सोचता रहता है हमेशा कि मैं ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं, ठीक हूं, और पॉजिटिव एफर्मेशंस के कारण क्या हो जाता है, हम बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, है ना। तो ये चल रहा है आजकल थोड़ा सा ज्यादा, तो यार चीज भी है। चलिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, और क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ लिया है ना, इमेजिन और विजुअलाइजेशन कर चुके हो आप, तो इमेजिन करिए या विजुअलाइज कीजिए, सोच के देखिए 3 साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो आपके दिमाग में आते हैं। यू आर राइटिंग एन एसे फॉर ए कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन के लिए आप एसे लिख रहे हो, ओके। तो इसमें क्या आपके माइंड में चल रहा है, विजुअलाइजेशन कैसा होगा, है ना, एक्सपीरियंस कैसा होगा आपका, और तीसरी चीज थी आपका बिहेवियर कैसा होगा। 3 हमारी साइकोलॉजी की चीज थी, मेंटल या माइंड, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। तो सोचिए, जब आप एक राइटिंग लिख रहे हो कॉम्पिटिशन के अंदर, है ना, एक ऐसे लिख रहे हो, तो उस दौरान आपके माइंड में क्या चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा होगा वो, और कैसा आप बिहेव करोगे वहां। दूसरी कंडीशन क्या है, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तो आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसा बिहेवियर आपका होगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस दे रखी है, तो अपने दिमाग के ऊपर काम कीजिए, है ना, कैसी अनुभूतियां आपको होती है इनसे, वो एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा अभी बेटा, ये क्या पढ़ा हमने पढ़ा माइंड एंड बिहेवियर। तो आपने यहां से सीखा कि यार जैसा आपका माइंड होगा, है ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस वाला अगर आपका माइंड रहता है, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही बनता चला जाता है, हम वैसा ही जैसा सोचते हैं, है ना, वैसा ही हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपनी सोच बदलो, तो आपकी व्यवहार बदलने से आपकी जिंदगी बदलेगी। चलिए नेक्स्ट आता है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसके बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या धारणाएं बनाए बैठे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि 11th क्लास की है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट से कनेक्ट किया जा रहा है कि लोग क्या सोचते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो पॉपुलर नोशंस कौन कौन सी है ऐसी, वी मेंशन्ड अबाउट दैट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस अनलाइक एक्ट्स लाइक ए साइकोलॉजिस्ट। कहता है कि हम अपनी डेली एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट की तरह ही क्या करते हैं, हम एक्ट करते हैं। हर कोई अपने आप को साइकोलॉजिस्ट मानता है। कैसे? क्योंकि दूसरों को क्या है, जज तो करते ही रहते हैं हमेशा। We try to understand why someone behaved in the manner in which she did and come up with ready explanation। हम लोगों को देखते हैं कि अरे ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है ना, और तुरंत कह देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि अरे ये तो इसलिए कर रहा होगा ऐसा,
है ना। कोई बच्चा अगर मान लो बहुत क्लास में क्या करता है भाई, मान लो काम करके नहीं लेके आता है ना, घर पे मतलब स्कूल में होमवर्क करके नहीं लाता, तो हम तुरंत धारणा बना देते हैं कि क्या, अरे इसके घर में तो कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, वरना तो होमवर्क करके लाता। हमें नहीं पता उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम ये धारणा बना देते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें हम लगातार हमेशा अपने मैनर उसमें अपने बिहेवियर में दिखाते हैं कि हम तुरंत जो है अपनी एक्सप्लेनेशन रेडी कर देते हैं बिना कुछ समझे। नॉट ओनली दिस, मोस्ट ऑफ अस हैव डेवलप्ड आवर ओन थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो मानव व्यवहार के लिए अपनी खुद से बनाई थ्योरीज डेवलप कर देते हैं कि भाई मेरे अनुसार तो ये चीज हमेशा ऐसी ही होती है ना। तो वो हम जजमेंट तुरंत दे देते हैं कि अरे बच्चों को क्या है कि क्या एनवायरनमेंट वगैरह वाली बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बच्चों को क्या कराओ, डेली जो है याद करवाओ, उनको लर्न कराओ, जितना करवा सकते हो लर्न कराओ, उससे ही सब कुछ होता है। तो वो चीजें हम अपने अनुसार बना के रख देते हैं थ्योरीज। इफ वी वांट सम वर्कर टू परफॉर्म बेटर देन ही शी हैज इन द पास्ट, वी नो दैट वी विल नीड टू पुश हर हिम। कहता है कि अगर हम चाहते हैं किसी को, किसी वर्कर को है ना क्या करवाना, कि वो बेटर करे, अच्छा करे, किससे, अपने पास्ट से, यानी कि जो पहले वो जैसा काम करता था उससे बेटर वो प्रेजेंट में करे, है ना। ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे हमेशा। हम ये कहते हैं कि भाई इसको पुश करो और काम करवाओ इससे, तभी ये तो बेटर करेगा। मे बी इवन यूज अ स्टिक बिकॉज पीपल आर बेसिकली लेजी। या हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर क्या करो, डंडे का सहारा लो, क्योंकि डंडा पड़ने पर क्या होता है, तो डंडे वो लोग कहते हैं ना कि लात डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं, ये तो कौन है ना, भूत भी काम कर लेंगे उसके लिए, तो ये तो बच्चा है, ये तो करेगा ही करेगा डर के मारे। तो हमारी ये साइकिल, ये एक ह्यूमन बिहेवियर की अपनी थ्योरी बनाई हुई है हमने कि भी मारने से चीजें बेटर होती है। ठीक है, ये कहता है अगर आपको किसी को का परफॉर्मेंस बढ़वाना है तो क्या करो, उसको पुश करो ज्यादा से ज्यादा, या डंडे का सहारा लेना पड़े तो वो भी करो, क्योंकि ज्यादातर लोग आलसी होते हैं, तो उनको डंडे से पीटेंगे तो वो काम जल्दी करेंगे। Such popular theories of human behavior based on common sense may or may not be true of if investigation scientifically। कहते हैं कि ये जो थ्योरी आप कहते हो कि पनिशमेंट से चीजें बेटर होती है, ये जो थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, ये हमारे कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि अगर हम साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब यह कॉमन सेंस होती है जो मेनली हम सामने ज्यादातर देखते हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं कि ये 100% सही ही होता है ना। तो वैसा ही हम इमेजिन करने लग जाते हैं। जैसे कोई कह दे कि भाई भगवान होता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो आज तक हमेशा देखा लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करते तो भगवान होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ 100% है, भगवान तो होता है। फिर उनसे पूछ लो कि क्या भूत होता है, बोला ना यार भूत तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, बोला कभी देखा नहीं है। बोला ये देखा है, इस बार में फिर समस्या आ जाती है, क्योंकि आस्था आगे आ जाती है ना। तो ये कहते हैं कि साइंटिफिकली देखो, है ना। जैसे कि मान लो अगर हम अपने इतिहास को उठाते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ यार, हम राम को अगर पूछते हैं तो राम के बारे में स्टोरीज हमारे पास है, वो एविडेंस आज भी है, वो जो जगह है ना, प्लेसेस है, वो आज भी है। तो अगर एविडेंस है तो वो साइंटिफिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीजें मिलती हैं तो हम मानते हैं कि वो चीज हो सकती है ना। तो ये जो चीजें वो क्या है, पहले साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद उन चीजों को पूरी तरीके से साइकोलॉजी उसको सही मानती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये साइंस जो आई है वो तर्क के आधार पर चलती है, वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चलती है, वो एविडेंस के आधार पर चलती है, उस आधार पर ये सब्जेक्ट हमारा बना है। इनफैक्ट यू विल फाइंड दैट कॉमन sensical explanation of human behavior are based on hindsight and explain very little। कहता है कि आप पाते हैं कि जो कॉमन सेंस की जो चीजें होती है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ह्यूमन बिहेवियर के प्रति, वो क्या होती है, हमारे हिंडसाइट पर बेस्ड होती है। उनको हम बहुत ही कम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंडसाइट का मतलब क्या होता है कि पहले आपने पीछे कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है ना, उसके आधार पर ही आप उस चीज को कॉमन सेंस मान के चल लेते हो कि हाँ ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। आपकी लाइफ तो छोटी सी है ना, 20-30 साल की है, आपने इसके आधार पर जज कर लिया कि ये चीज हमेशा होती है। तो हमेशा जब हम कहते हैं ऑलवेज, उसके लिए बेटा ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ज्यादा स्टडी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कॉमन सेंस की चीजें होती है वो मेनली किसके ऊपर आधारित होती है, हिंडसाइट के ऊपर आधारित होती है, जिनके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही छोटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फ्रेंड यू लव गोज अवे टू ए डिस्टेंट प्लेस, what will happen to your attraction for her or him।
कहता अगर आपका कोई दोस्त है ना, और वो आपसे बहुत दूर हो जाए, मतलब आप इंडिया में थे, बचपन में साथ रहे, और फिर वो पढ़ने के लिए भाई अमेरिका चला गया, अब ये कहता है कि आपका उसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा। देयर आर टू सेइंग विच यू मे रिकॉल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इस चीज के लिए आपके पास भाई, इस बात का जवाब देने के लिए आपके पास दो तरीके के तर्क हो सकते हैं, है ना। एक तो आप कहोगे कि यार दूर हो गया, इसका मतलब क्या है, नहीं अब तो वो वाली बात नहीं रहेगी, है ना, एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए तो आंखों से दूर है तो क्या हो जाएगा, आंखों से दूर तो माइंड से भी दूर। दूसरा कहता है कि यार अगर जितनी ज्यादा दूरियां होती है उतनी ज्यादा क्या है, अफेक्शन बढ़ता है। तो कौन सी सही होगी? वन ऑफ देम इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कह रहा है कि पहली चीज तो ये है कि अगर आंखों से दूर हो गया तो इसका मतलब माइंड से भी दूर हो गया, यानी कि जितना दूर होते हैं तो उसके प्रति हमारी अफेक्शन खत्म हो जाती है। द सेकेंड वन इज डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। दूसरा कहता है कि जितनी दूरी बढ़ती है ना, उतना ही दिलों में क्या होता है, प्यार बढ़ता है। तो अब इसमें से किसको सही माने? अब ये तो दोनों ठीक हो सकते स्टेटमेंट, तो वो डिपेंड करेगा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है तो उसके आधार पर आप उसको बताते हो। बोथ ऑफ देम मेक ऑपोजिट स्टेटमेंट, सो विच वन इज ट्रू। कहता है दोनों स्टेटमेंट क्या है, ऑपोजिट है। एक में कह रहा है कि आंखों से दूर तो प्यार खत्म, एक में कह रहा है आंखों से दूर है तो दिल में प्यार बढ़ जाता है ना। तो किस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर सही माने? द एक्सप्लेनेशन यू चूज विल डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ आफ्टर योर फ्रेंड लीव्स। कहता है आपका जो स्टेटमेंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपके साथ जब कभी आपके दोस्त आपको ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, तो आपके साथ कैसा का क्या हुआ है, उसके आधार पर आप उन चीजों को एक्सप्लेन करोगे। यानी कि आपकी थ्योरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्धारित रहेगी। सपोज यू आर एबल टू फाइंड ए न्यू फ्रेंड, द सेइंग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मान लिया आपका दोस्त दूर चला गया था, उसके बजाय अब आपने कोई दूसरा दोस्त बना लिया, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कहोगे, भाई ये मेरी आंखों से दूर हो गया इसलिए इसके प्रति मेरा प्यार खत्म हो गया, अब जो मेरे साथ है मैं उसी से प्यार करता हूं। will be used for you or others to explain your behavior। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप पहले वाली कंडीशन को सही मानोगे कि आंखों से दूर है, तो इसका मतलब क्या है, अब वो दूर हो जाते हैं। If you are unable to find a new friend, you will keep remembering your friend fondly। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपसे दूर हो गया वो, है ना, कोई दूसरा आपका कोई ऐसा फ्रेंड बना नहीं, ना आपने बनाया, अब ये दूर है तो इसके प्रति क्या है, और प्यार बढ़ते जा रहा है, कितने दिन हो गए तुमसे मिले, है ना। तो अब आपकी दूसरी जो थ्योरी है वो ज्यादा बेटर है। इन दिस केस द सेइंग डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर विल एक्सप्लेन योर बिहेवियर। यानी कि इस बार आप कौन से बिहेवियर को मानोगे, सेकंड वाले को, कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती है उतने दिलों में प्यार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि किसी और के साथ तो प्यार बांटा नहीं, किसी और के साथ प्यार बांटते तो पहले वाला खत्म होता। इस वाले में क्या है, दूसरे के साथ बांटा है तो पहले वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपके साथ क्या हुआ, उसके आधार पर आप क्या कहते हो, अपनी थ्योरी बना देते हो। इसको बोलते हैं बेटा कॉमन सेंस के आधार पर एक्सप्लेन करना चीजों को। नोटिस दैट इन बोथ केसेस द एक्सप्लेनेशन फॉलोज द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। कहता है कि दोनों ही एक्सप्लेनेशंस के अंदर जो बिहेवियर आपके साथ हुआ है वैसा ही आप, मतलब जो भी आपने कॉमन सेंस के आधार पर जो हुआ आपका, वैसा ही क्या हो गया, बिहेवियर आपका डेवलप हो गया। कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट। तो कॉमन सेंस किसके ऊपर बेस्ड है, हिंडसाइट के ऊपर। साइकोलॉजी एज ए साइंस लुक्स फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर व्हिच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन आफ्टर द बिहेवियर ओकर्स। कहता है अगर साइकोलॉजिकली अगर इन बातों को पढ़ा जाए कि क्या चीज ठीक होगी और क्या नहीं होगी, तो कहता है साइकोलॉजी ये नहीं है कि चीज होने के बाद एक्सप्लेन करे, ठीक है। साइकोलॉजी क्या करती है, ये साइंस के पैटर्न को फॉलो करती है कि जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, उसको रीड करती है उसके पैटर्न को, और पहले ही प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है। ये पहले आपके बिहेवियर को देखते हुए पहले ही प्रिडिक्ट कर देगी कि ये बिहेवियर आपका ऐसा होना है। सर ये कैसे कर देगी भाई, आपको ये देखेगी पहले आपके बिहेवियर को, आपका बिहेवियर कैसा है भाई, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप इंट्रोवर्ट हो बिल्कुल, है ना, मान लो इस बात को। तो इंट्रोवर्ट हो तो आप दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अब मिलना जुलना पसंद नहीं करते तो आपका फ्रेंड जब चला गया तो आप उसके अलावा किसी और को फ्रेंड बनाओगे नहीं, और बनाओगे नहीं ये पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके बिहेवियर को देख के। तो ये कहते हैं कि आपको हमेशा उसके प्रति प्यार बना रहेगा। ये साइकोलॉजी क्या करेगी, पहले ही प्रेडिक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसने आपके बिहेवियर को, पैटर्न को समझा है पहले और तब एक्सप्लेन किया है। वहीं आप ऐसे बच्चे हो भाई जो सबसे बातें करता फिर रहा है ना, तो क्या होगा, तो सर वो आपका दोस्त चला जाए बेशक से,
तो आपके बिहेवियर को देखते हुए साइकोलॉजिस्ट कह देगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका दूसरा कोई दोस्त बना लो, है ना, बन जाएगा इजीली, और उससे आप क्या हो जाएगा, आप उसको भूल जाओगे। तो ये साइकोलॉजी का काम होता है कि वो आपके बिहेवियर के पैटर्न को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद आपके लिए जो चीजें हैं उनको प्रिडिक्ट कर देते हैं आपके खुद के लाइफ में वो चीज होने से पहले ही। तो कॉमन सेंस और साइकोलॉजी दोनों अलग अलग तरीके से चलती है भाई। कॉमन सेंस अलग चीज है ना, वो एक्सपीरियंस के आधार पर चलती है, और साइकोलॉजी क्या है, वो पैटर्न्स, बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनका अध्ययन करने के बाद हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शंस करती है। साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। कहता है कि जो नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज साइकोलॉजी जनरेट करती है वो मेनली क्या होता है, कॉमन सेंस के अगेंस्ट चलती है, इससे उल्टी चलती है। वन सच एग्जांपल इज स्टडी परफॉर्म्ड बाय ड्वेक। अब ड्वेक फिर से एक साइकोलॉजिस्ट वगैरह कोई है ना, तो इन्होंने क्या करा, ये नाम लिख लेना, कई बार फैक्ट्स के रूप में आ जाते हैं तो हमें पता ही ना रहता है इनके बारे में। तो ड्वेक ने जो है एक स्टडी करी, एक एग्जांपल से बता रहे हैं उनको कि कैसे उन्होंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि कॉमन सेंस से अगेंस्ट चलती है हमारी साइकोलॉजी की स्टडीज। She was concerned with children who gave up too easily when faced with a difficult problem or failure। ये कहते हैं कि बच्चे जो है उनके सामने जब भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी फेल्योर करते हैं या टिके रहते हैं उसके अंदर। ये अध्ययन करना था कि मान लो मुश्किल जब समस्याएं आती है तो गिव अप कितनी जल्दी करते हैं, ऐसा कुछ ये अध्ययन करना चाहते हैं। ड्वेक लड़की है, शी यूज कराया गया इसके लिए। शी वंडर्ड हाउ दे कुड बी हेल्प्ड। तो उनको आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने ये काम करके देखा कि किस तरीके से वो हाउ दे कुड बी हेल्प, कि वो कैसे मदद की उनकी की जा सकती है। कॉमन सेंस टेल्स अस टू गिव देम इजी प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सक्सेस रेट सो दैट देयर कॉन्फिडेंस गोज अप। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि यार सबसे पहले क्या करो, बच्चों को आसान चीजें दो, फिर थोड़ी सी और मुश्किल मुश्किल करते जाओ, है ना। जब आप ऐसे करते जाओगे तो बच्चा क्या होता है, इजीली प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है। ये क्या है, ये कॉमन सेंस। वो हम भी यही सोचते हैं, है ना, हम ऐसा ही तो सोचेंगे कि यार क्या करो, बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम दो, कैसी आसान, जो वो कर सकते हैं पहले वो दो, और फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको भी आसानी से सोल्व कर लेंगे। ओनली लेटर शुड वी गिव देम डिफिकल्ट प्रॉब्लम विच दे विल बी एबल टू सोल्व बिकॉज ऑफ देयर न्यू फाउंड। कहता है कि जो मुश्किल प्रॉब्लम्स है वो हमेशा बाद में देनी चाहिए, लास्ट में देनी चाहिए। कॉन्फिडेंस कह रहा है कि जो मुश्किल प्रॉब्लम्स है ना, पहले दो आसान आसान, और जो हैवी प्रॉब्लम्स है वो उनको दो बाद में। क्यों, क्योंकि जब वो छोटी चीजें करते रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होगा, वो बड़ी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेंगे। ड्वेक स्टडी टेस्टेड दिस। अब ड्वेक की स्टडी ने इस चीज को टेस्ट किया, उसको चेक करने की कोशिश करी। अब आप समझिए कि हम देखो, दिमाग में तो यही चीजें आती है कि यार अगर हमारे को आसान आसान चीजें दी जाएगी पहले, तो मुश्किल चीजें हम अपने आप कर लेंगे, है ना, ऐसा हमें लगता है। अब साइकोलॉजी की स्टडी में क्या निकल के आता है वो देखते हैं। She took two groups of students who were trained for 25 days in solving math problem। इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए भाई, और दोनों ग्रुप के लिए 25 दिनों तक उनके ऊपर काम किया गया, ट्रेनिंग दी गई है। पहले चलेगी ट्रेनिंग, है ना, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं साइकोलॉजी के, स्टडी की जाती है। तो 25 दिन की स्टडी है, इसमें क्या किया, मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी गई दो ग्रुप में। द फर्स्ट ग्रुप वाज गिवन इजी प्रॉब्लम्स व्हिच दे वर एबल टू सोल्व, ऑलवेज एबल टू सोल्व। पहले ग्रुप को दिए गए आसान आसान काम, आसान आसान क्वेश्चन दिए गए जो वो आसानी से कर पा रहे थे। सेकंड ग्रुप हैड ए मिक्स ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या दिए गए भाई, कुछ इजी और कुछ क्या दिए गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि जो पेपर दिया गया वो डिफिकल्ट भी था और इजी भी था, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस थे। ऑब्वियस इन केस ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे फेल्ड। और अब ये बात है, देखो ये इजी को तो कर पाएंगे, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन ये नहीं कर पाएंगे। Whenever this happened, Dweck told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying। अब जब भी ये फेल होते थे तो उस समय ड्वेक क्या कहते थे इनको कि बेटा आप इसलिए नहीं कर पा रहे इन क्वेश्चनों को क्योंकि आप इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे। आप ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, आप जरूर इनको भी सोल्व कर दोगे। वो जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के सामने गिव अप करते तभी ड्वेक उनको ये बात कह देती कि कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तो कामयाब होगे।
आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वाज ओवर, अब ये तो थी ट्रेनिंग इनकी कि इनको आसान आसान दिए गए, इनको आसान के साथ मुश्किल भी दिए गए। ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम वाज गिवन टू द टू स्टूडेंट्स। अब दो बच्चे लिए, दो ग्रुप के जो बच्चे थे, इनको क्या किया गया, एक नया क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ना, और वो इनको दोनों को दिया गया। When what Dweck found goes against common belief, अब common belief के अगेंस्ट क्या ड्वेक को मिला वो देखते हैं। तो कह रहे those who had always succeed because they were given easy problems gave up much faster when they faced failure than those who had experience of both success and failure and were taught to attribute एक मिनट भी ज्यादा ऊपर both success and failure and were taught to attribute failure to their lack of effort। ये कहता है इसमें हुआ क्या कि जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना देखा स्टडी को, तो क्या पाया कि यार जो बच्चों को लगातार इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, इनके सामने जैसे ही एक हार्ड क्वेश्चन आया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, तो इन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, बहुत जल्दी हार मान ली कि यार ये तो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो देखा ही नहीं, ये तो नहीं होगा हमसे, बिल्कुल नहीं होगा हमसे, तो इन्होंने जल्दी गिव अप कर दिया। जबकि दूसरे जो बच्चे थे जिन्होंने ये डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे थे लेकिन उनसे हो नहीं रहे थे उस टाइम पर, इन लोगों ने गिव अप नहीं किया, इन लोगों ने हार नहीं मानी, इन्होंने ट्राई किया, कोशिश करते रहे। ये तो यहां से क्या पता चला कि हम तो ये सोच रहे थे कि इजी क्वेश्चन दो, तो मुश्किल क्वेश्चनों में क्या होता है, व्यक्ति कर जाता है उनको भी। और जबकि स्टडी में क्या पाया कि इजी के साथ जब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे, जो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस था डिफिकल्ट क्वेश्चन के सामने वाला, उसके आधार पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। यानी कि जो स्टडी है वो कॉमन सेंस के अगेंस्ट गई। There are many other common sense notions which you may not find to be true। यानी और भी बहुत सारी कॉमन सेंस की ऐसी धारणाएं हैं जो आप शायद जिनको आप सही, जो बाद में सही नहीं मानी गई। Not too long ago it was believed in some cultures that men are more intelligent than women or women cause more accidents than men। कहता है कि बहुत सारे जो समाज है, कल्चर्स है ना, संस्कृतियां हैं, उनमें ये माना गया जाता था, ज्यादा पहले नहीं, अभी थोड़े समय पहले ही ऐसा माना जाता था कि मैन जो होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से। ऐसा सोचा जाता था कि जो आदमी है वो औरतों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वुमेन जो होती है वो ज्यादा एक्सीडेंट्स करती है आदमी के मुकाबले। तो ऐसा कॉमन सेंस के द्वारा माना जाता था। लेकिन जो रिजल्ट्स निकले है ना, एम्पिरिकल स्टडीज हैड शोन दैट बोथ ऑफ दीज आर अनट्रू। कह रहा है लेकिन जो एम्पिरिकल स्टडीज की गई, यानी कि ये जो साइकोलॉजिकल स्टडीज करी गई, उनमें क्या पाया गया कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, क्योंकि जब वुमेन को भी ड्राइव करने का मौका मिला तो वो मैन की तरह ही अच्छे ड्राइवर्स भी बने, है ना। और ऐसे ही जब पढ़ने का मौका मिला, जैसे कि अभी मिल रहा है ना, पिछले 40-50 सालों से अच्छा मौका मिल रहा है वुमेन्स को पढ़ने का, तो आप देख रहे हो कि टॉप से टॉप एग्जाम्स में भी टॉपर अगर देखते हैं तो अब गर्ल्स जो है वो ज्यादा आने लगी है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जो हमारा कॉमन सेंस था, वो बिलीफ था, वो हमारे सिंपल से जो हम देखते थे उसके आधार पे बना दिया था, जबकि चीजें बदली। तो कॉमन सेंस ऑल्सो टेल्स अस दैट वन इज नॉट एबल टू गिव वंस बेस्ट इफ यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म बिफोर ए लार्ज ऑडियंस। कहता है कॉमन सेंस कहती है हमें, एक और एग्जांपल है ये, कॉमन सेंस हमें कहती है कि हम बड़ी ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस के सामने हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कहते कि प्रेशर आ जाता है, ज्यादा लोग सामने बैठे हो तो कोई अगर मान लो श्रोता है तो वो ज्यादा ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाता अच्छे से। बच्चों को अगर स्टेज के ऊपर बुलवाएंगे तो कहते हैं कि ज्यादा लोगों को देख के वो क्या होता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। जबकि साइकोलॉजिकल स्टडीज ने क्या कहा, हैव शोन दैट इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल, कि अगर आप अच्छे से अभ्यास करोगे, पहले आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो यू मे एक्चुअली परफॉर्म बेटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अदर्स हेल्प्स यू योर परफॉर्मेंस। कहता है कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो इसका मतलब ये है उसके बाद तो ज्यादा लोग अगर सामने हैं तो आप अपना ज्यादा बेस्ट देते हो, ज्यादा बेटर आपका निकल के आता है। कि कम लोगों के मुकाबले ज्यादा लोग बैठे हैं तो उस समय पर आप अपना बेस्ट दोगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग हैं इसीलिए आप बेस्ट दोगे।
इतने लोग बैठे हैं तो मुझे अपना सबसे बेस्ट वर्जन निकालना होगा ना। तो ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट गया। कॉमन सेंस कह रही थी कि भाई अगर लोग ज्यादा बैठे हैं तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि अगर आपने प्रैक्टिस की है, साइकोलॉजी ने कहा कि अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है हमने पहले, तो ज्यादा लोग होने के कारण ही हम ज्यादा बेस्ट दे पाते हैं अपना। It is hoped that as you go through this textbook, you will discover that many of your beliefs and understanding of human behavior will change। कहता है कि ये उम्मीद की जा रही है कि भाई आप जब इस टेक्स्ट बुक को जब पढ़ लोगे, गो थ्रू हो जाओगे इसके अंदर से, तो आप डिस्कवर कर पाओगे बहुत सारे नए नए अपने बिलीव्स को और अंडरस्टैंडिंग को ह्यूमन बिहेवियर की, है ना, मानव के जो बिहेवियर है उसके जो विश्वास और जो समझ है ना, वो आपकी बदल जाएगी। You will also gather that psychologists are different from astrologers, tantrics and palm readers। और आप ये भी समझ जाओगे कि जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो ज्योतिष विज्ञानियों से या तांत्रिकों से या जो हाथ देख के जो क्या है आपको बता देता है आपका भविष्य, उनसे अलग होते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कोई हाथ वगैरह नहीं देखते, वो आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सिटिंग्स करवाते हैं, आपकी बुलाते हैं, आपको आपके बिहेवियर को समझते हैं, आपसे बातें करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं वो आपको आपके बिहेवियर को, और आपके बिहेवियर का अध्ययन करने के बाद वो आपके लिए आपने हाइपोथेसिस या प्रेडिक्शंस बनाते हैं कि देखो आपका बिहेवियर ऐसा है तो इस चीज को करोगे तो आप ज्यादा बेटर कर पाओगे। बिकॉज दे सिस्टमैटिकली examine propositions based on data to develop principles about human behavior and other psychological phenomena। कि वो सिस्टमेटिकली एग्जामिन करते हैं, है ना, आपके जो आपसे बातें करेंगे सिस्टमेटिकली आपको बुलाएंगे, एग्जामिन करेंगे, आपको प्रोपोजिशंस को, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे, और उससे जो डाटा निकलेगा उस डाटा के आधार पर वो अपने सिद्धांत बनाएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के या ह्यूमन बिहेवियर के, और उसके आधार पर ही वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या चीज खास है जिससे आप बेटर कर सकते हो। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि आस्क ए क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट दे थिंक साइकोलॉजी इज। कहते हैं कि भाई अपने दोस्तों से या लोगों से पूछो, है ना, दो और स्टूडेंट से पूछो कि भाई साइकोलॉजी आपके हिसाब से साइकोलॉजी क्या होती है ना, क्या इसमें पढ़ते हैं। ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन व्हाट दे से एंड व्हाट द टेक्स्ट बुक टेल्स यू, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी है कि एक ऐसे व्यक्तियों से पूछो, जैसे मान लो साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, उनसे पूछो कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ते होंगे, है ना, वो जो आंसर देंगे उन आंसर्स को नोट डाउन करो। और इस किताब ने आपको जो बताया अभी तक कि साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि इसने आंसर तो दे दिया है कि साइकोलॉजी क्या है, इतना तो आपको पता चल गया कि साइकोलॉजी क्या था। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना होता है, जिसमें क्या है, माइंड का स्टडी किया जाता है, एक्सपीरियंस का स्टडी किया जाता है, और आपके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ना। तो वो क्या बताते हैं और आपके बुक ने क्या बताया, उनको कंपेयर करके कंक्लूजन निकालो। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है बेटा, ये मैं बस हिंट दे रहा हूं अभी यहाँ पर, है ना, हिंट क्या मतलब बता रहे हैं बस। नेक्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें हमारी जो टर्म्स है वो बहुत बेहतरीन आएगी, तो उनको देखेंगे। उससे पहले जितना आपने पढ़ा है, इसमें जो ये डार्क कर रखे, ये हाईलाइट कर रखा है, इनको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे जो लग रहा था वैसी कुछ चीजें हमने ठीक सी चीजें लिख ली है। बाकी अपनी समझ से आप भी अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या चीज है। गुड बाय।